जिसकी मां को रिश्तेदारों ने एक चीनी की प्लेट टूट जाने पर इतना जलील किया कि उसे मां को लेकर रिश्तेदारों का वो घर छोड़ना पड़ा। वहाँ उनकी औकात नौकरों से ज़्यादा नहीं थी। इस बच्ची ने रिश्तेदारों का ये रवैया देखकर ठान लिया था कि अब भूखे मर जाना है, लेकिन किसी के घर में पनाह नहीं लेनी। 7 साल की ये बच्ची फिर ताउम्र अपनी इसी बात पर कायम भी रही। इतनी कायम की शादी के बाद पति के घर नहीं गई, उन्हें अपने घर में रखा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों सेल्फ रिस्पेक्ट की मिसाल कही जाने वाली कानन देवी। कानन देवी बंगाली फिल्मों की पहली एक्ट्रेस रही। हिंदी फिल्मों में भी इनका बड़ा नाम था। इनकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। उन दिनों ज़्यादातर जवान लड़कों के कमरों में इनके पोस्टर पाए जाते थे। बचपन में संघर्ष, फिर फिल्मों में गजब का स्टारडम। उस दौर में जब फिल्में 15-20 हज़ार में बन जाती थी, कानन देवी की एक फिल्म की फीस 5 लाख थी। एक गाना गाने के 1 लाख लेती थी। एक फैन पर इनका दिल आ गया तो उससे शादी कर ली। उस शादी का ऐसा विरोध हुआ कि लगभग पूरा कोलकाता ही इनके खिलाफ हो गया। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा के एक गरीब परिवार में हुआ था। ना पिता का नाम पता था ना माँ का। इनकी बायोग्राफी के अनुसार कानन देवी को दंपति रतन चंद्र दास और राजो बाला ने पाला, तो वो उन्हें ही अपने माता पिता समझने लगी। गोद लेने वाले रतन उन्हें असल बेटी से भी बढ़कर प्यार देते थे और संगीत से जुड़ी ट्रेनिंग देते। लेकिन जब कानन देवी मात्र 6 साल की थी तब उस पिता की भी मौत हो गई जिसने उन्हें गोद लिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। जो माँ के जेवर थे वो भी रतन का कर्ज चुकाने में बिक गए। अब परिवार भुखमरी की हालत में था। किराए के घर से भी माँ बेटी को निकाल दिया गया क्योंकि किराए चुकाने के पैसे नहीं थे। रजोबाला 6 साल की बेटी के साथ कोलकाता के अमीर लोगों के घर काम करने जाने लगी और बेटी भी उनकी छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। पढ़ाई की उम्र में कानन एक नौकरानी बन चुकी थी। माँ बेटी की हालत पर तरस खाकर एक रिश्तेदार उन्हें घर ले आया, लेकिन उन्हें परिवार की तरह रखने के बजाय वो इनसे घंटों काम करवाते और बुरा व्यवहार करते। रिश्तेदारों के जुल्म बढ़ने लगे और एक दिन तो हद हो गई। रजोवाला के हाथों एक चीनी की प्लेट टूटते ही रिश्तेदारों ने उन्हें खूब जलील किया। कानन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो माँ को लेकर निकल पड़ी। कानन ने रोज जलील होने से बेहतर भूखा मरना समझा। 7 साल की कानन देवी ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी के घर काम नहीं करेगी। 7 साल की उम्र में किए गए इस फैसले पर कानन ने ताउम्र अमल किया। 2 शादियां की, लेकिन उन्होंने पति के घर रहने की बजाय पतियों को अपने घर में रखा। जब कानन स्टार बन गई तो वहीं रिश्तेदार उनसे मदद मांगने आए, लेकिन उसूलों की पक्की कानन ने मदद करने से इनकार कर दिया। खैर, कानन देवी के बचपन में वापस लौटते हैं। रिश्तेदारों का घर छोड़ने के बाद कानन और रजोबाला हावड़ा लौट आए। यहाँ उन्होंने एक वेश्यालय के पास रहना शुरू किया। छोटे मोटे काम कर घर चलाते रहे। समय गुजरता रहा, लेकिन हालात नहीं बदले। माँ बेटी की आर्थिक हालत पर तरस खाते हुए एक फैमिली फ्रेंड तुलसी बनर्जी स्टेज आर्टिस्ट थे वे, जिन्होंने कानन काका बाबू कहती थी। उन्हें 10 साल की कानन का मदन थिएटर और ज्योति थिएटर में परिचय करवाया। कानन कम उम्र से ही बेहद खूबसूरत और तेज दिमाग की लड़की थी। मदन मूवी स्टूडियो ने खूबसूरती से इम्प्रेस होकर इन्हें 5 रुपए महीने की पगार पर जयदेव फिल्म में साइन किया। फिल्म में एक छोटा सा रोल मिला। दरअसल कानन का कॉन्ट्रैक्ट 25 रुपए का था, लेकिन थिएटर वाले उन्हें 5 रुपए ही देते थे। 1928 से 31 तक कानन ने चंद फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने म्यूजिक कंपोजर हिरेन बोस, गीतकार धीरेन दास और कवि काजी नजरुल इस्लाम के साथ कुछ गानों में रिकॉर्डिंग की। 4 सालों तक संघर्ष करने के बाद 15 साल की उम्र में कानन 1931 में पहली बार बोलती फिल्म जोर बारात में लीड रोल में थी, जो इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई। ये वो दौर था जब महिलाओं की फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी कमी थी। फिल्मों में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं या तो तवायफ होती थी या फिर विदेशी। फिल्मों में आने वाली महिलाओं के साथ कभी सम्मानजनक बर्ताव नहीं हुआ। कानन देवी जब मजबूरी में फिल्मों में आई और उन्हें पहचान भी मिली, लेकिन सम्मान नहीं मिला। सुंदर थी तो कई डायरेक्टर्स उन पर बुरी नज़र रखते थे, लेकिन कानन देवी ने कभी आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। कई फिल्मों में हाथ से निकली और कई फिल्मों से निकाली गई। कानन बचपन में आर्थिक तंगी के चलते कभी स्कूल नहीं जा सकी, लेकिन पैसे आते कानन ने अपने लिए पुराण, इंग्लिश, गणित, इतिहास की जानकारी हासिल करने के लिए पर्सनल ट्यूटर रख लिया। कानन ने शंकराचार्य, ऋषि प्रेम, जोरे बारात, विष्णु माया, प्रहलाद जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। विष्णु माया और प्रहलाद फिल्म में कानन देवी ने पुरुष का लीड रोल प्ले किया था। मनमई गर्ल स्कूल से कानन का नाम कानन बाला पड़ा
और फिर इन्होंने अपना नाम कानन देवी कर लिया। 21 साल की उम्र में कानन देवी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर हो चुकी थी। राधा फिल्म कंपनी के साथ काम करते हुए कानन देवी एक सुपरस्टार बन चुकी थी। ये अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्टर थी। जब फिल्म का बजट 5,000 रुपये और टिकट करीब 30 पैसे हुआ करती थी। उस जमाने में कानन एक गाने के 1 लाख रुपए और एक फिल्म की 5 लाख रुपए फीस लेती थी। कानन देवी उस पहली एक्ट्रेस में से है जिनकी तस्वीरें सड़कों पर बिका करती थी और बड़ी संख्या में लोग इनकी तस्वीरें खरीदकर घरों में लगाया करते थे। फिल्मों में कानन देवी के पहने गए कपड़े, गहने और उनकी हेयर स्टाइल को हर तबके के लोगों द्वारा कॉपी किया जाने लगा था। वो वहाँ जहाँ जाती वहाँ एक नज़र पाने के लिए चाहने वालों की भीड़ लगती थी। इन्हीं हाई सिक्योरिटी के साथ ही कहीं आना जाना होता था। कानन देवी की फिल्मों विद्यापति, साथी, परिचय, शेष उत्तर और मेज दीदी को आज भी बंगाली सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। अपने अभिनय करने में कानन ने कुल 57 फिल्मों में काम किया। वहीं इन्होंने करीब 40 गानों को आवाज़ दी। ये फिल्म जगत की पहली महिला थी जिन्हें पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में मैडम कहकर बुलाया जाता था। रुतबा ऐसा था कि कोलकाता के एक फंक्शन में स्टेट गवर्नर भी इन्हें आता देख अपनी सीट छोड़कर खड़े हो गए थे। साइलेंट एरा के बाद साउंड फिल्मों में कामयाबी हासिल की और फिर ये स्टार बन गई। भारत की ही नहीं, कानन देवी को हॉलीवुड मैगजीन में भी गिफ्टेड सिंगर कहा जाता था। बेहतरीन गायकी के कारण कानन देवी को मेगाफोन ग्रामोफोन कंपनी ने बतौर सिंगर हायर कर लिया। कानन ने भीषम देव चटर्जी, अनादिदास तीदर जैसे दिग्गजों से संगीत की ट्रेनिंग ली। ये न्यू थिएटर्स कंपनी की टॉप सिंगर बनी, लेकिन उन्होंने 1941 में कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम करने लगी। देवदास जो आई थी 1935 में, पीसी बरुआ चाहते थे कि कानन देवी ही लीड रोल प्ले करें, लेकिन राधा फिल्म्स प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट होने पर कानन पर नए प्रोडक्शन की फिल्म साइन करने की पाबंदी थी। हिंदी सिनेमा में कानन देवी ने यहाँ के दिग्गज कलाकारों KL सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहाड़ी सन्याल, छवि विश्वास, अशोक कुमार के साथ भी काम किया। जवाब फिल्म में कानन का गाना दुनिया ये दुनिया है तूफान मेल इतना हिट रहा कि इसे इन्होंने 3 और फिल्में हॉस्पिटल, बनफूल, राजलक्ष्मी में भी इस्तेमाल किया। 1930 में कानन देवी की मुलाकात अशोक मैत्रा से हुई। ये सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल और ब्रह्मा समाज के लीडर हेरम्बा चंद्र मैत्रा के बेटे थे। दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाते हुए अशोक ने अपने दोस्तों से कहा कि उनका जन्मदिन तब ही सफल होगा जब कानन देवी उनसे मिलेगी। अशोक नशे में थे। दोस्तों ने नशे में चूर अशोक को कानन देवी के कपाली तला लेन स्थित घर में उतार दिया। आधी रात को कानन देवी ने देखा कि सूट बूट पहना एक नौजवान अपने घर के नीचे बेहोश पड़ा है। जब नीचे पहुंची तो अशोक नशे में जमीन पर लेटे हुए थे। कानन देवी जमीन पर बैठी और अशोक का सिर अपनी गोद में रख लिया। अशोक नशे में थे तो उन्हें लगा वो सपना देख रहे हैं और वो सोते रहे। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। देखते ही देखते दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। लेकिन जब शादी का समय आया तो परिवार के खिलाफ हो गया। अशोक के पिता ब्रह्म समाज के लीडर थे और कानन देवी कोलकाता की सेक्स सिंबल बन चुकी थी। कानन का करियर परिवार को दागदार कर सकता था। इस डर से अशोक के घर वाले कानन को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए। जब अशोक मैत्रा के पिता हेरम्बा का निधन हुआ तो उन्होंने कानन देवी से समाज के खिलाफ जाकर 1940 में शादी की। 25 साल की कानन ने जब 36 साल के अशोक से शादी की तो हंगामा मच गया। खबरें आते ही पूरे कोलकाता शहर के लोग विरोध करने लगे कि ब्रह्मा समाज में एक नाचने गाने वाली हीरोइन बहू कैसे बन सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अशोक और कानन देवी को शादी में आशीर्वाद दिया था, साथ ही खुद की एक तस्वीर अपने ऑटोग्राफ के साथ भेजी थी। जब उन्होंने तोहफे में कानन को अपना साइन की हुई एक तस्वीर भेजी और ये खबर अखबारों में छपी तो लोग उनके भी खिलाफ हो गए। कई लोगों ने रविंद्रनाथ को फोन कर उनकी निंदा की और धमकियां दी। कई लोगों का ये भी मानना था कि एक सेक्स सिंबल महिला के घर महान कवि का ऑटोग्राफ और तस्वीर कैसे हो सकती है। दरअसल कानन देवी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे कुछ गानों को आवाज़ दी थी जिससे उनका परिचय हुआ था। कानन के पास 2 विकल्प थे, पहला शादीशुदा जिंदगी बचाती, दूसरा फिल्मी कैरियर। लेकिन अपनी शर्तों पर जीने वाली कानन ने शादी भी की और फिल्मों में काम भी किया और एक्ट्रेस शादी के बाद फिल्में छोड़ दिया करती थी। जब कानन ने समाज के बहिष्कार और बावजूद फिल्मों में काम किया तो उनके घर के बाहर रोजाना विरोध प्रदर्शन होते थे। जो भी भीड़ पहले कानन की एक झलक के लिए खड़ी होती थी वह भीड़ अब विरोधियों में तब्दील हो चुकी थी। रोजाना के विरोध से परेशान होकर कानन देवी ने पहले पब्लिक इवेंट में जाना छोड़ दिया और फिर घर से निकलना बंद कर दिया। खुद को दुनिया की नज़रों से छिपाने के लिए कानन अपने ही 11A कबीर रोड स्थित घर के बरामदे तक भी नहीं जाती थी, क्योंकि हर दम कुछ लोग विरोध के लिए खड़े होते थे।
इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था 1942 में और बेस्ट एक्ट्रेस का मिला फिर 1943 में। पद्म श्री अवार्ड मिला 1968 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला 1977 में। लोगों का बर्ताव कानन को लेकर बदल चुका था। उन्हें हैरेस करने वालों में इंडस्ट्री के लोग भी थे। एक पॉपुलर डायरेक्टर ने कानन देवी से पूछा कि पति के साथ बिताई हुई उनकी पिछली रात कैसी रही। वहीं एक ने कहा कि उन्हें शादी के बाद तैयार नहीं होना चाहिए और ना ही बिंदी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे वो सुंदर दिखने लगती है और लोग आकर्षित होते हैं। ये कानन की जिंदगी का सबसे बुरा समय रहा। जब पति अशोक ने भी साथ देने के बजाय विरोध शुरू कर दिया। शहर भर के विरोध से पति पर भी बुरा असर पड़ा। वो भी कानन के फिल्मों में काम करने के खिलाफ हो गए। मीडिया आम जनता के बाद अब घर में लड़ाई शुरू होगी। 10 साल की उम्र में फिल्मों में काम कर पेट पालने वाली कानन फिल्में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब भी इंडस्ट्री से जुड़े किसी व्यक्ति का कॉल आता तो कानन के घर में झगड़े शुरू हो जाते थे। हालात इतने बदतर हो गए थे कि पति उनके हाथ से फोन तक छीन लिया करता था। कानन देवी अपने साथ होते इस जुल्म से टूट चुकी थी। अब पति के जुल्म पड़ने लगे तो कानन ने फिल्में छोड़ने के बजाय 1945 में पति अशोक मैत्रा को ही तलाक दे दिया। हालांकि सास कुसुम कुमारी मैत्रा से उनके रिश्ते बरकरार रहे। कुसुम कुमारी ने सालों बाद कानन की बाहों में ही दम तोड़ा। तनाव भरी शादीशुदा जिंदगी जीते हुए कानन देवी की हॉस्पिटल 1943, चंद्रशेखर 1947 जैसी कई फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आखिरकार इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। तलाक के बाद भी कानन ने अपनी बुक में पति अशोक का आभार जताया, क्योंकि वो उन्हें समाज में सम्मान दिलाने वाले पहले व्यक्ति थे। 1948 की फिल्म चंद्रशेखर के बाद कानन देवी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। ये आखिरी फिल्म कानन ने अशोक कुमार के साथ की थी, जो 1947 बाद उन्होंने कोई फिल्म बतौर साइन नहीं की। 1947 में कानन देवी विदेशी फिल्म इंडस्ट्री को करीब से समझने के लिए विदेश चली गई। वहाँ उन्हें हॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर क्लार्क गेबल, स्पेंसर ट्रेसी, रॉबर्ट टेलर जैसी कई हस्तियों से रूबरू होने का मौका मिला। वापस आकर कानन ने चंद फिल्में की और फिर खुद का प्रोडक्शन हाउस श्रीमती प्रोडक्शन शुरू किया। पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में कानन देवी तीसरी महिला थी जिन्हें फिल्मों में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। कानन देवी से पहले देविका रानी और रूबी मेयर्स को ये सम्मान मिल चुका था। ये अवार्ड उन्हें 1977 में मिला था। इससे पहले 1968 में उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। 1949 में कानन देवी ने हरिदास भट्टाचार्य से दूसरी शादी की, जो बंगाल सरकार में एडीसी थे। दोनों की मुलाकात टोलीगंज कोलकाता के एक स्कूल फंक्शन के दौरान हुई थी। 1949 में ही कानन ने बेटे सिद्धार्थ को जन्म दिया। शादी के बाद हरिदास ने सरकारी नौकरी छोड़कर कानन का साथ दिया और 1952 से उनके प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्में डायरेक्ट करना शुरू कर दी। हरिदास ने कई हिट फिल्में डायरेक्ट की, लेकिन उन्हें हमेशा कानन देवी के पति के रूप में ही पहचाना गया। ये दोनों के झगड़ों का एक कारण बना। झगड़ों की वजह बदलती गई और आखिरकार 4 अप्रैल 1987 को हरिदास ने कानन का घर छोड़ दिया। 1966 में कानन देवी ने फिल्म प्रोडक्शन से भी संन्यास ले लिया। उनका आखिरी कॉन्सर्ट इंडिया हाउस लंदन में हुआ था। हरिदास ने कानन से रिश्ता तो खत्म कर लिया, लेकिन तलाक नहीं दिया। जब कानन बीमार रहने लगी तो हरिदास ने ही उनका इलाज करवाया। कानन की आई सर्जरी में भी हरिदास ने साथ दिया। लंबी बीमारी के बाद 17 जुलाई 1992 में कानन का निधन हो गया, लेकिन हरिदास ने उनके अंतिम संस्कार में आना जरूरी नहीं समझा। 17 जुलाई 1992 को कोलकाता के बेलवे क्लिनिक में 76 साल की कानन देवी ने दम तोड़ दिया।